हे गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड टू प्रथम पग। वेल, आज फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके बाद जानेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, हमारे को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी में चीज़ें 100 साल या 200 साल की चीज़ें नहीं होती। हम काउंट करते हैं, हम नहीं पढ़ते 200 साल की चीज़ें, हम स्टडी करते मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ऐसे तो अगर हम 200 मिलियन ईयर्स बोले पीछे, तो फिर ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को हम नहीं बता पाते अच्छे से और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसके लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जोग्राफर्स ने टाइम स्केल डिवाइड किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा टाइम स्केल जो होता है उसको कहते हैं ईऑन, फॉलोड बाई एरा, देन पीरियड एंड एट लास्ट इपॉक। इसको याद कर लो एज सच। 2018 या 19 के CAPF का एकदम यही क्वेश्चन था कि इसको अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्केल में, और इसमें बहुत लोगों ने गलत किया था। कितना इजी क्वेश्चन, जस्ट हम पढ़ते नहीं हैं इसलिए ये टफ लगता है। इसको 2-3 बार बोलोगे खुद याद हो जाएगा। घर में मम्मी को सुना देना, मम्मी पता है ईऑन होता है, ईऑन इज़ बिगेस्ट वेयर एज इपॉक इज़ द स्मॉलेस्ट। ये चीज़ याद करने की है, क्योंकि ये कभी कभार पूछ देते हैं CDS या CAPF में। अभी चलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये टाइम फ्रेम है अराउंड 1912। वर्ल्ड में कुछ और ही सिनेरियो था। इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था उस टाइम। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। इंडिया में कुछ खास चल नहीं रहा था उस टाइम पे। रेवोल्यूशनरीज भी थोड़े ठंडे पड़ गए थे। इसी टाइम वर्ल्ड के एक दूसरे कोने में एल्फ्रेड वैगनर करके एक बंदा, एक जोग्राफर होता था, प्रोमिनेंट जोग्राफर था। तो ही केम अप विद दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग दिस होल लैंड मास कि आज जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कभी एक टाइम पे एक लैंड मास होते थे, जिसको एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा इन्होंने, जिसका नाम दिया इन्होंने पैनजिया। वेयर एज इसके चारों ओर एक सुपर ओशन था, जिसका नाम इन्होंने दिया, क्या नाम दिया? पैनथलासा। तो इसका नाम इन्होंने पैनथलासा दिया। हाँ, अराउंड फिर उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस पीरियड, कौन से पीरियड में गाइज? अभी हमने पढ़ा है ईऑन एरा पीरियड, यस दैट पीरियड ओनली। कार्बोनिफेरस पीरियड में ये लैंडमास जो हमने ऊपर पैंजिया देखा है, ये ब्रेक कर जाता है और ये दो पार्ट में बट जाता है। एक बन जाता है नदर्न पार्ट, वेराज एक बन जाता है सदर्न पार्ट। और ये जो बीच की जो आप गैपिंग देख रहे हैं ना, ये गैपिंग इसको फिल कर देता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ओशन है तो यहाँ पे पानी ही फिल होगा। तो इस चीज़ को हमने नाम दिया टेथिस सी, आज का मॉडर्न डे मेडिटेरेनियन सी। वेयर एज दिस नदर्न लैंडमास को हमने बोला लॉरेशिया, वेयर एज दिस सदर्न लैंडमास was called as गोंडवाना लैंड। ये कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग होती रही कॉन्टिनेंट्स की, एंड दे फर्दर वो टूटते रहे, और कॉन्टिनेंट टूट के आज का मॉडर्न डे स्ट्रक्चर इन्होंने ले रखा है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप इंक्लूडिंग एशिया वाला रीजन, ये अफ्रीका, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया। तो इनके अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ज़्यादा वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गए, जिसके कारण यहाँ पर एक एस शेप का ओशन बन गया, जिसका नाम पड़ा एटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? एटलांटिक ओशन, यस। वेयर एज इंडिया किसी टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था। यहाँ पे इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था, बट इंडिया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करता गया और इंडिया आके यहाँ पे एशिया में जाके फिक्स हो गया। ये चीज़ है। और जो बचा हुआ पानी था, जो बचा हुआ ओशन था, क्योंकि एस शेप्ड तो अटलांटिक ओशन बन गया, वेयर एज जो रिमेनिंग ओशन पार्ट था
वो इधर रह गया, जिसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन, एंड इंडिया के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं इंडियन ओशन। तो वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर ने ये चीज़ें बोली। इन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंसेस दिए कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक इसका 6 साल का बच्चा था, वो एक जिक्सॉ पजल खेल रहा था लाइक कॉन्टिनेंट्स के। तो उसको फिट करते करते इसने नोटिस किया कि सारे कॉन्टिनेंट्स एकदम प्रॉपर पैटर्न में फिट होते हैं। ये सपोज़ करो आप साउथ अमेरिका है, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, और ये आपको अफ्रीका है। हाँ, तो आप ये देखो कि ये पोर्शन बिल्कुल फिट कर जाएगा अगर आप ढंग से बनाओगे इसको। तो ये पोर्शन प्रॉपर एक पैटर्न फिट करता है। ये इसी के साथ नहीं, हर एक कॉन्टिनेंट में देखोगे अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसके उसने फर्दर स्टडीज़ करी, तो उसने ये कंक्लूजन दिया। थ्योरी मैंने आपको ऊपर बता दी पेंजिया पैंथेलासा की। उसने बहुत सारे एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस ये भी एक बार CAPF में पूछ रखा है कि एविडेंसेस क्या क्या थे। एक इनकरेक्ट एविडेंस था, उसको फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले कि एक जिक्सॉ फिट एकदम पजल के टाइप में एकदम फिट हो गया। दूसरा एविडेंस था कि एक जानवर होते हैं लेमिंग्स, इनकी जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है ना, तो ये लोग वेस्टवर्ड मूव करने लग जाते हैं। जब ओवर पॉपुलेशन देन स्टार्ट मूविंग वेस्टवर्ड। ये उस टाइम मूव करते थे क्योंकि वेस्टवर्ड उस टाइम लैंड होती थी, और ये नॉर्वे वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो यूरोप का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उस टाइम ये लोग मूव करते थे क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होता था। बट आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड ये एरिया अलग हो गया। बट ये इनके जीन में आज भी है, और आज भी लेमिंग्स का जब ओवर पॉपुलेशन होता है तो ये अभी भी वेस्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। बट अब ये सीधा जाके नीचे नदी में गिरते हैं, या फिर पहाड़ से नीचे गिरते हैं, नॉर्वे की साइड से। ये थर्ड एविडेंस अगर हम देखें तो जो रॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, ये ब्राज़ीलियन कोस्ट में या फिर इधर साउथ अमेरिका के इस वाले एरिया में आपको इधर भी वही रॉक्स मिलेंगे। घाना को जिसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था पहले, घाना में गोल्ड मिलता था, जबकि इधर आपको गोल्ड बियरिंग रॉक्स मिलेंगे ब्राज़ील वाले रीजन में। तो ये एक एग्जांपल था, मतलब एक एविडेंस था। उसके बाद जो ग्लेशिएशन देखने को मिला है, ग्लेशिएशन ये भी एक मेजर एविडेंस दिया था कि ग्लेशिएशन हो रहा है लाइक दूसरे एरिया इन द सेंस कि जैसे कि ब्राज़ील वाले एरिया में ग्लेशिएशन देखने को मिला, अपने पेनिनसुलर इंडिया में ग्लेशिएशन देखने को मिला। तो ये एग्जांपल्स थे। उसके बाद सर्टेन फॉसिल्स, जो ये फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स भी जैसे कि बहुत ऐसे फॉसिल्स हैं जो आज भी हिमालयाज़ में मिलते हैं, जो प्रॉपर हिमालयन फॉसिल्स होने नहीं चाहिए, बट ये है। तो ये चीज़ें एविडेंस के रूप में आई सामने। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। इन्होंने क्या है इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो ये फेल कर गया बताने को कि कॉन्टिनेंट्स टूटे क्यों, कार्बोनिफेरस पीरियड में ही ऐसा क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट्स टूटे। ये चीज़ एक्सप्लेन करने को फेल कर गया। उसके बाद कि कॉन्टिनेंट्स टूटे तो टूटे, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट क्यों करने लगे, ड्रिफ्टिंग फेल्ड टू एक्सप्लेन। ये हो गया। एक और चीज़ कि वैगनर की थ्योरी में एरर्स भी बहुत ज़्यादा थे। वैगनर की थ्योरी में एरर्स भी बहुत ज़्यादा थे, और वो फेल कर गया था इन एरर्स को बताने का। उससे पूछा गया कि आइलैंड्स क्यों बने, तो उसने कहा कि आइलैंड्स कई बार जब कॉन्टिनेंट मूव कर रहे थे तो कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट उस सेम स्पीड के साथ मूव नहीं कर पाए, और वो पार्ट उधर ही रह गए, तो आइलैंड्स बन गए। तो ये रीजंस थे, ऐसे कुछ लेम लॉजिक्स दिए थे उसने। तो इस करके उसके एजम्पशन को, उसके इस थ्योरी को
लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं मिली इसको, बट यही बेस स्टोन बना, यही आगे के इन्वेंशन, आगे की थ्योरीज़ के लिए एक बेस स्टोन बन गया। रीज़न बीइंग कि कुछ चीज़ें इसकी बहुत सही थी, जैसे कि कॉन्टिनेंट किसी टाइम पे एक जैसे मतलब एक ग्रेटर कॉन्टिनेंट पैंजिया का पार्ट थे, बट लेटर ऑन उनके बीच में ड्रिफ्टिंग हुई, उनके बीच में ड्रिफ्टिंग हुई, वो टूटे एक दूसरे से। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक बंदा आया उसके थोड़े टाइम बाद 1928-29 के टाइम के आसपास, जिसने दिया अपना फेमस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बाई, ये नाम याद करना गाइस, बाई आर्थर होम्स। एंड आई वांट यू पीपल टू मेक नोट्स साइमल्टेनियसली, बिकॉज मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूँगा, बिकॉज आई बिलीव कि पीडीएफ प्रोवाइड करने से फिर आप मेहनत कम करते हो। सो आई वांट यू पीपल टू स्टडी विद मी। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इनको सुनते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, पॉज करो, नोट्स बनाओ। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप चीज़ें ज़्यादा दिनों तक रिटेन कर पाओगे। सो इसलिए प्लीज़ मेक नोट्स। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय आर्थर होम्स। इन्होंने क्या कहा कि ये जो अर्थ है ना अपना, एक अर्थ के नीचे एक कन्वेयर बेल्ट है। अगर आपको कन्वेयर बेल्ट नहीं पता तो कभी आप आटा चक्की गए होगे तो वहाँ पे देखा होगा कि वो जो मशीन होती है ना जिसमें आटा पीसते हैं, तो उसके ऊपर एक बेल्ट सा लगा होता है, तो दैट इज़ कन्वेयर बेल्ट। या फिर ट्रेडमिल में समझ लो ना, ट्रेडमिल में जो वो रोटेट करता है तो उसको कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो आर्थर होम्स ने कहा कि अर्थ के नीचे कन्वेक्शनल करंट है, जो ये कन्वेक्शनल करंट है, हाँ, जो ये कन्वेक्शनल करंट है अर्थ के नीचे, वही ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ लैंड मास। इसी के कारण लैंड मास मूव कर रहा है, इसने ये कहा। और इसके पीछे का इसने रीज़न क्या दिया कि अर्थ के नीचे बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मैग्मा है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। इसके कारण ये जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो ये मैग्मा रिलीज़ होता है ना, तो कई बार ये कंस्ट्रक्टिव होता है, कई बार ये डिस्ट्रक्टिव होता है। इसको आसान भाषा में कैसे कहेंगे कि जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, जैसे देखो ये इधर और ये इधर, बट ये फिर इधर मुड़ जा रहा है और ये इधर मुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ। दिस इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो फोर्स आएगा नीचे से, सपोज करो मैग्मा आ रहा है, ये जो मैग्मा आएगा ये इस लैंड मास को ब्रेक कर देगा दो पार्ट में। वेयर एज अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम कन्वर्जेंस करा देते हैं, यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये जब जाएगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। और इस कन्वर्जेंस के कारण क्या होगा, लैंड मास जुड़ जाएंगे, तो ये चीज़ हुई। तो इसी कारण से अर्थ के ऊपर जो लैंड मास है वो मूव करता है। तो इन्होंने ये रीज़न दिया और ये वाइडली एक्सेप्टेड हुआ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के रूप में। तो गाइस आज यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और इंटीरियर ऑफ अर्थ। ऐसा करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद उसके जस्ट बाद का टॉपिक है, या फिर छोड़ो कल ही करते हैं।